हाँ भाई जरा सुनो काम की बात। अपन क्या कर रहे थे, संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार से शीतलन के बारे में बात करते हैं। जरा अपन मान लेते हैं एक बात, माना रुद्धोष्म प्रसार से पूर्व गैस का जो टेम्परेचर और प्रेशर है, गैस का दाब T1, टेम्परेचर T, ठीक है। ये कब है? प्रसार से पहले। प्रसार के बाद दाब T2, ताप T2, ठीक है। अच्छा दूसरी बात सुनो। अब एक्चुअली अपन क्या कर रहे हैं, अपन ये बात तो पढ़ा है अपन ने, रुद्धोष्म अवस्था समीकरण क्या होता है? P V की पावर गामा इक्वल, क्या होता है रुद्धोष्म अवस्था समीकरण? P V की पावर गामा इक्वल टू K। अपन क्या करते हैं, अपन ये भी जानते हैं चूंकि P V इक्वल टू क्या होता है? RT भी होता है। इसका मतलब अगर अपन एक काम करें, P इक्वल टू या V का वैल्यू निकालो, V इक्वल टू RT अपॉन P, जरा वैल्यू रख दो P, RT अपॉन P की पावर गामा। आपके पास वैल्यू क्या आया देखो, आपके पास P का पावर है 1 और P की पावर माइनस गामा, तो P की पावर क्या हो गई? 1 माइनस गामा। T की पावर गामा अपॉन K अपॉन R की पावर गामा, कम चलेगा। एक्चुअली देखो R खुद में कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म के ऊपर पावर लगाओ तो वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। अपन क्या कर सकते हैं, अपन इस पूरे पार्ट को गामा से, इसकी पावर को गामा से डिवाइड कर दो, या अपन इसको ऐसे लिखें P 1 माइनस गामा ओवर गामा T इज इक्वल टू, इसको एक नया नोटेशन दे लेता हूं और मैं इसको कह देता हूं K डैश। ये K R की पावर गामा, इसकी पावर भी 1 अपॉन गामा लगेगी, कांस्टेंट की पावर है, कुछ भी लगाओ आएगा तो कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को अपन ने एक नया नाम दे लिया K डैश, और अपन लिख देते हैं ये K डैश है, इसका वैल्यू क्या है? K अपॉन R की पावर गामा की पावर 1 अपॉन गामा, गामा की पावर का भाग दिया ना सबने। चलो अपन क्या करते हैं, प्रसार से पहले भी लिख लेते हैं और प्रसार के बाद की स्थिति में लिख लेते हैं। आओ जरा, या प्रसार से पहले कंडीशन क्या है? P1 की पावर 1 माइनस गामा ओवर गामा T1। प्रसार के बाद पावर वैल्यू क्या है? ये तो सब में बराबर है, LHS बराबर LHS। इसका मतलब इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P2 की पावर 1 माइनस गामा ओवर गामा इंटू T2, ठीक है। इसका मतलब अगर अपन को T2 का वैल्यू चाहिए तो T2 इज इक्वल टू P1 ओवर P2 1 माइनस गामा ओवर गामा। के बारे में अपन आपको पहले ही बता चुके थे, ये क्या है, एक ऊष्मागतिक नियतांक होता है और वैल्यू होता है Cp अपॉन Cv। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का आयतन होता है। आओ जरा इधर, क्योंकि गामा इज इक्वल टू होता है Cp ओवर Cv, और हमेशा Cp ग्रेटर देन होता है Cv से। इसका मतलब गामा तो ग्रेटर देन 1 होगा। गामा क्या होता है? ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब अपन के पास एक बात है, अपन कह रहे हैं कि अपन गैस को संपीड़ित करते हैं, और संपीड़ित करने का मतलब है प्रसार से पहले दाब ज्यादा है। संपीड़ित करने का मीनिंग क्या है? संपीड़ित करने का सीधा सा मीनिंग ये है कि जब आप प्रसार कर रहे थे, जब आप एक्सपेंशन लगा रहे थे, तो उससे पहले टेम्परेचर ज्यादा था, हमने उच्च दाब पे संपीड़ित किया था, अपन जानते हैं। क्योंकि
P1 ग्रेटर देन है P2 से। इसका मीनिंग ये जो T1 है ये ग्रेटर देन होगा किससे, T2। इसका मतलब जो T2 है ये लेस देन होगा T1 से, और ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ही कम होएगा। इसका मतलब ये है कि अपन जब गैस को संपीड़ित करते हैं, रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित करके उसका प्रसार कराते हैं, तो उसके टेम्परेचर में क्या आ जाती है, कमी आती है। जरा बोलो आगे, बात समझ में आई या नहीं आई? करें? अरे भाई, अपन क्या कह रहे हैं, अपन ये कह रहे हैं कि P1 ग्रेटर देन होता है P2 से, ठीक है। प्रेशर उच्च ताप पे संपीड़ित किया, अपन कह रहे हैं कि उच्च दाब लगाते हैं उसको संपीड़ित कराते हैं, तो उसको आप संपीड़ित कराओगे तो इसका मतलब P1 ज्यादा है P2 से, P1 P2 से ज्यादा है। ये वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव है, 1 माइनस गामा अपॉन गामा। गामा हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसलिए पावर नेगेटिव है। नेगेटिव है तो अपॉन में जाएगी पावर, जब अपॉन में जाएगी तो ये वैल्यू क्या बनाएगा, T2 को लेस देन बनाएगा T1 से। 1 अपॉन में पावर जाएगी तो T1 से क्या होगा, लेस देन होगा। इसका मतलब T1 ज्यादा था, T2 कम है। और अगर T2 कम है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गैस के प्रसार के बाद जब गैस से बाहर आए तो उसके टेम्परेचर में क्या आई है, कमी आई है। ठीक, चलो, तो ये हुआ संपीड़ित गैसों के रुद्धोष्म प्रसार से शीतलन। अब अगर अगला पार्ट पढ़ेंगे जूल थॉमसन प्रसार, ठीक है, और उस जूल थॉमसन प्रसार से शीतलन के बारे में डिस्कस करेंगे। बताओ आगे बात करें, बोलो। आगे बात करें, चलो। आगे सुने सर जी, चौथी बात, जूल थॉमसन प्रसार द्वारा शीतलन, ठीक है। देखो जनरली इसमें क्या होता है, एक तो अपन आदर्श गैस के लिए जूल के नियम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अपन का जो काम है वो क्या है, आदर्श गैस के लिए जूल के नियम के बारे में डिस्कस करना है। अपन ये कहते हैं कि जो आदर्श गैस होती है वो एक स्वतंत्र कण की तरह व्यवहार करती है। आदर्श गैस का व्यवहार कैसा होता है, एक स्वतंत्र कण की तरह। मीन्स उसका किसी दूसरे पार्टिकल के साथ क्या नहीं होता, कोई आकर्षण और प्रतिकर्षण का काम नहीं, वो बॉन्डिंग में बॉन्ड नहीं होती। और एक और बात कहता है, वो कहता है जो आदर्श गैसें हैं वो एक और काम करती है क्या, बॉयल के नियम का पालन करती है। बॉयल का नियम नियत ताप के लिए बात करता है। क्या कहता है आदर्श गैस के लिए जो जूल का नियम है, जनरली एक बात कहता है आदर्श गैस के लिए जूल का नियम, वो कहता है जो आदर्श गैस होती है और आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा है, कोई भी जो आइडल गैस है उस आइडल गैस की इंटरनल एनर्जी आयतन और दाब, जूल का नियम क्या कहता है, जूल का नियम क्या कहता है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी उसके आयतन और उसके दाब पे निर्भर नहीं करती, केवल और केवल
किस पर निर्भर करती है? केवल गैस के ताप पर निर्भर करती है। ठीक, वो कहते जूल का नियम क्या कहता है? वो कहता है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आदर्श गैस के आयतन पर निर्भर नहीं करके किस पर निर्भर करती है? उसके ताप पर निर्भर करती है। ठीक ठीक सर जी। अब जनरली एक वर्ड आएगा अपने का, मुक्त प्रसार। अपने एक वर्ड आएगा काम, गैसों का मुक्त प्रसार। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। देखो गैसों के मुक्त प्रसार से मीनिंग क्या होता है? गैसों के मुक्त प्रसार का मीनिंग यह है कि अगर मान लो आपके पास कोई ऊष्मारोधी निकाय है, आपके पास क्या रखा है? कोई ऊष्मारोधी निकाय रखा है, मीन्स आपके पास थर्मली इंसुलेटेड कोई सिस्टम है, एक ऊष्मारोधी निकाय है। अगर आप उस ऊष्मारोधी निकाय में बिना बाह्य कार्य के अगर ऐसा हो कि किसी कोई हमारे पास क्या हो, कोई ऊष्मारोधी पात्र हो या कोई एक ऊष्मारोधी निकाय हो, तो ऊष्मारोधी निकाय में गैस का बिना किसी बाह्य कार्य के क्या हो रहा हो? गैस का प्रसार हो रहा हो। तो ये जो प्रसार है, ये जो एक्सपेंशन है, इसको अपन क्या कहते हैं? गैसों का मुक्त प्रसार कहते हैं। ठीक समझे बात को? देखो ये गैसों के मुक्त प्रसार का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग यह है कि अगर आपके पास कोई ऊष्मारोधी निकाय, कोई थर्मली इंसुलेटेड अगर आपके पास कोई सिस्टम है, तो उस कंडीशन में अगर ऐसा होता है कि आपने कोई कार्य तो किया नहीं, किसी एक्सटर्नल एजेंसी से कोई कार्य नहीं कर पाया, उसके बावजूद भी गैस का क्या हो रहा है? प्रसार होता हो, तो उस प्रसार को अपन क्या कहेंगे? गैसों का मुक्त प्रसार। क्योंकि खुद एक प्रॉब्लम, अगर गैस के पार्टिकल में आकर्षण का बल है, कई बार अगर गैस के पार्टिकल में किसका है? आकर्षण का बल है, तो उस आकर्षण बल के विरुद्ध इंटरनल एनर्जी को काम करना पड़ता है। और जब इंटरनल एनर्जी आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करेगी तो उसके टेम्परेचर में क्या आएगी? कमी आएगी, मीन्स गैस का शीतलन हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि अणुओं के बीच अगर प्रतिकर्षण का बल लग रहा हो, तो क्या हो जाता है? तापन प्रभाव प्रदर्शित होने लग जाता है, हीटिंग इफेक्ट प्रदर्शित होने लग जाता है। ठीक है, जब जूल थॉमसन के प्रसार के बारे में बात करेंगे तो वहां ये बात अपन आगे लाएंगे। ठीक, जरा बताओ बात समझ आई या नहीं आई? ठीक, अब जरा सुनो, दो तीन बातें अपने काम की हैं। काम की बातें क्या हैं सुनो। ये चीजें अपने जूल थॉमसन प्रसार में आगे काम भी आएंगी जब अपन सरेंद्र डॉट का प्रयोग पढ़ेंगे। सुनो वो क्या कहता है। वो कहता है यदि गैस के अणुओं के मध्य क्या हो? आकर्षण का बल हो। अगर आपके पास जो गैस के पार्टिकल हैं, उस गैस के पार्टिकल के बीच में क्या आ रहा हो? आकर्षण बल लग रहा हो, तो उस आकर्षण बल के लगने के कारण क्या होगा? गैस के पार्टिकल्स की जो आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा में क्या आएगी? कम। और जब गैस की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, तो इसका मतलब वो गैस कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? शीतलन प्रभाव। एक बात। दूसरी बात, अगर मान लो यदि गैस के अणुओं के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगे। गैस के अणुओं के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उस प्रतिकर्षण बल की वजह से क्या होगा? गैस के पार्टिकल्स की जो इंटरनल एनर्जी है, उसमें क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी।
गैस के पार्टिकल की जो इंटरनल एनर्जी है, उस इंटरनल एनर्जी में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, और अगर इंटरनल एनर्जी में वृद्धि होती है तो उससे कौन सा प्रभाव प्रदर्शित होता है, तापन प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट। दो बार, अगर मान लो अच्छा, अणुओं के मध्य अपन जिस बल के बारे में बात कर रहे हैं, ये आकर्षण प्रतिकर्षण बल, उसका मीनिंग यही है, वो अंतराणुक बल होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो, है अंतराणुक बल ही होता है वो, दोनों है। अगर मान लो यदि गैस के अणुओं के मध्य इंट्रामोलिकुलर फोर्स कैसा हो, शून्य हो, जीरो हो, जैसा आइडियल गैसों में होता है। आदर्श गैसों में क्या होता है, यही तो होता है, उन्हीं का मुक्त प्रसार होता है नॉर्मल। तो गैस के अणुओं के बीच अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा, गैस की आंतरिक ऊर्जा नो चेंज, और अगर गैस की आंतरिक ऊर्जा ही चेंज नहीं हुई तो उसमें क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। ठीक, तो ये कई सारी बातें हैं गैसों से रिलेटेड, गैसों के मुक्त प्रसार से रिलेटेड। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, जनरली क्या होता है कि सामान्य ताप पर जो गैसें होती हैं, गैसों में मुक्त प्रसार से क्या होता है, शीतलन का प्रभाव तो होता है नॉर्मली गैसों में, लेकिन कुछ एक गैसें ऐसी हैं जिनमें क्या होगा, तापन का प्रभाव होगा, क्योंकि अगर आकर्षण बल लगता है गैसों में तो इसका मतलब क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी, और इंटरनल एनर्जी में कमी आने का मतलब क्या है, तो शीतलन प्रभाव होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। ठीक, तो देखो ये बात, फिर आगे बात आगे बात करें, जरा सुनो। देखो, वो क्या कहता है कि जितनी भी अपने पास वास्तविक गैसें हैं, अपने पास आदर्श गैस, वास्तविक गैस, वांडर वाल गैस, ठीक है, तो जो वास्तविक गैसें होती हैं, वास्तविक गैसों में क्या होता है, गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण का बल लगता है, उसके कारण ताप में परिवर्तन होता है। तो ताप में जो परिवर्तन है, या ताप परिवर्तन की जो प्रवणता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और उसको एक कोफिशिएंट नाम देंगे, उसको अपन कहेंगे जूल गुणांक। उसको क्या कहेंगे अपन, जूल गुणांक। ठीक है, और उस जूल गुणांक के बारे में अपन बात करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।